जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड है, जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो हमारे पुस्तक में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यदि फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक छूटेंगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मैं उस पर स्पेशली एक टॉपिक बनाकर, ठीक है, डिस्कस कर दूंगा उस चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, बेटर तरीके से समझाने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग जो पिछला कंटेंट था वो देखे होंगे और बेटर तरीके से समझे होंगे, और इस टॉपिक को भी आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल घंटी जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स स्क्रीन पर, ये जो लॉन्ग टाइप का जो ये क्वेश्चंस है उसका आंसर्स देना है, ये उसका ये दूसरा नंबर क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इसको बेटर तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ये जो आंसर लिखने की कोशिश की है ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार है। तो यदि आप लोगों को थोड़ी बहुत कमी बेसी लगती हो तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हिस्ट्री है, ठीक है, आप समझकर भी लिख सकते हैं, उसको पढ़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सटीक लिखने की कोशिश की है और जो भी इसके पॉइंट्स है मैंने उसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा तो बेटर रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें, ये मतलब पूछ चुका है 2020 में क्वेश्चन से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हालांकि 2 ही क्वेश्चंस पूछे थे, दो क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट्स। ये जो हम लोगों का ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की क्या क्या कारण है, मैं आज आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। ये 2020 में पूछा गया था। इसमें 2 जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे, 2 कारण पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग 2 नहीं, पूरे 3 नहीं, 4 हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये जो रूसी क्रांति थी इसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। चलिए आज हम लोग बेहतर तरीके से इसको जान लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैंने इसे शॉर्ट टाइप में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, है ना। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है हम लोगों का यहाँ पर, देखिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। सबसे बड़ा यही कारण था। देखिए स्टूडेंट्स, जो कारण थे, कोई भी शासन व्यवस्था है यदि उसमें निरंकुशता आ जाए या किसी प्रकार की चूक हो जाता है, ठीक है, तो शासन व्यवस्था भंग हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो चलाने वाले होते हैं यदि उनमें यह क्षमता न हो शासन चलाने का तो सरकार बहुत जल्दी गिर जाती है। लोग उस शासन के प्रति अपनी उदासीनता दिखाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है रूसी क्रांति के कारण में, ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे होंगे वो तो मतलब क्लास के समय मैंने ये बेटर तरीके से समझाया था। तो जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज फिर से रिपीट करके फिर से उस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है, आसान रहेगी। तो देखिए मैंने लिखा है, क्रांति के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का निरंकुश एवं पथभ्रष्ट राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था। यहाँ पर देखिए पॉइंटेड करने वाली बात है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रांति जब तक नहीं हुई थी उसके पूर्व जो था वो रोमनोव वंश, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, रोमनोव वंश का शासन व्यवस्था चल रहा था। जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को पिछले कंटेंट्स यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि रोमनोव वंश का जो, ठीक है, शासक था, जो राजा था जिसे जार कहा जाता था, ठीक है, वो कौन था आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था पिछले कंटेंट्स में।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये राजवंशों का निरंकुश, ठीक ना, राजवंशों का निरंकुश एवं पथभ्रष्ट राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद आया रोमनो वंश राजवंश का शासक कौन था निरंकुश? चार्ल्स निकोलस द्वितीय, है ना। चलिए, आप लोगों को याद आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए पथभ्रष्ट राजतंत्रीय शासक था। ठीक है, शासन व्यवस्था जो इसकी थी ये बहुत ही निरंकुश थी। और राजतंत्र, राजा का शासन राजतंत्र कहलाता है ना, जिसमें जनता का कोई मतलब मत नहीं हो। ठीक है, जनता के अनुसार नहीं चले, ठीक है, राजा का बात चले, उसे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। रूसी सम्राट जार, देखिए रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। अब बताइए, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, स्वयं भगवान समझता था, खुद को ईश्वर मानता था एवं दैवीय सिद्धांतों पर विश्वास रखता था। रूसी चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र था। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, ये रूसी जो शासन व्यवस्था थी उसमें चर्च का बहुत बोलबाला था। पिछले कंटेंट्स में मैंने बताया था। ठीक है, रूसी जो चर्च था वो भ्रष्टाचार का केंद्र था, वहीं से सारे भ्रष्टाचार, ठीक ना, जो पादरी लोग होते उसका बोलबाला था उस समय। ठीक है, तो रूस में पादरियों का बहुत बड़ा योगदान रहा उसके पतन का, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, रूसी चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र था, जहाँ से राजा को नियंत्रित किया जाता था। राजा स्वयं ये चर्च के जो पादरी होते थे उसके हाथों में, तो जो पादरी लोग कहते थे वही राजा नियम कानून समाज में लागू कर देता था। जार दिन रात चापलूसी एवं चाटुकारों से घिरा रहता था। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, ये जो चार्ल्स निकोलस द्वितीय था, ठीक ना, ये क्या था स्टूडेंट्स बताइए। ये चाटुकार चापलूस जो थे, ठीक है, इसने अपने राजमहल में जो भी अधिकारी को नियुक्त किया था, ये तो इसके मतलब सगे संबंधी थे। अब सगे संबंधी थे तो जार की तो निंदा कर नहीं सकते थे, हमेशा बड़ाई पर बड़ाई, उसके जो भी गलती काम था उसको ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे। राजा और खुश हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से वो जो चापलूसी थी, ठीक ना, ये इसको बहुत अच्छी लगती थी जार को। जार को आम जनता को सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रहता था। इसकी जो रानी थी, ठीक है, जरीना, वो भी क्या थी, वो भी भोग विलास में लिप्त रहती थी। जनता के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं था इन लोगों का, केवल अपने ही, ठीक ना, राजशाही व्यवस्था, ठीक है, करने में ये लोग जुटे रहते थे, फिजूल खर्च करने में ये लोग आगे थे। उसके सारे अधिकारी अयोग्य थे। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ठीक ना, जो उनकी नियुक्ति की जाती थी ये योग्यता देखकर नहीं की जाती थी। ठीक है, सीधे उन लोगों को, हाँ ये मेरा दादा है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, क्या किया जाता था, चेहरा देखकर, रिलेशन देखकर, ठीक ना, राजमहल में उसको एक पदवी दे दिया जाता था जो कि उसके लायक ही नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से अयोग्य थे, ठीक है, उसके जितने भी अधिकारी, एवं जनता का शोषण करते रहते थे। ठीक है, अपना जेब भरने के लिए, ठीक ना, हमेशा लोगों को सताते रहते थे ये लोग, जिससे जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पर बार बार, ठीक ना, एकदम लगातार अत्याचार किया जाए तो क्या हो जाएगी, उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती ही जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, एवं उनमें जार के प्रति असंतोष तथा आक्रोश की भावना जागृत हुई। अब बताइए स्टूडेंट्स, अब लगातार कोई जुल्म पर जुल्म उठाता रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी के मन में भी उन लोगों के प्रति, ठीक ना, घृणा तो उत्पन्न होगी ही, आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही। और ज़रूरत थी कि इस जो आक्रोश की भावना है इसको कोई, ठीक ना, पत्थर मार दे, है ना, ताकि ये भड़कर एक ज्वालामुखी बन जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पहला पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्रांति के पूर्व रूस में रोमनो राजवंश का निरंकुश एवं पथभ्रष्ट राजतंत्रीय शासन था। रूसी सम्राट जार खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि एवं दैवीय सिद्धांतों पर विश्वास रखता था। रूसी चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र था, जहाँ से राजा को नियंत्रित किया जाता था। जार दिन रात चापलूसों एवं चाटुकारों से घिरा रहता था। जार को आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। उसके सारे अधिकारी अयोग्य थे एवं जनता का शोषण करते रहते थे, जिससे जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई थी एवं उनमें जार के प्रति असंतोष तथा आक्रोश की भावना जागृत हुई थी।
तो ये हमारा पहला पॉइंट था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कृषकों की दयनीय स्थिति। आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। कृषकों की दयनीय स्थिति, है ना। अब बताइए, जिस राज्य में, ठीक है, जनता के सुख दुख की बात नहीं की जा रही हो, ठीक है, तो बताइए जो कृषक होंगे उनकी क्या हाल होगी, जो खेत में काम करते होंगे, जो मजदूर होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैंने इसे शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं इसको। पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, रूसी कृषकों के पास भूमि का छोटा छोटा भूभाग ही था, जिस पर वे पूंजी के अभाव में परंपरागत कृषि करने के लिए मजबूर थे, एवं राज्य की ओर से भी कृषि के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, परंतु करों का कई बोझ किसानों पर थोप दिया जाता था। इस तरह जहां कृषक परिवार एवं कृषि के लिए महाजनों साहूकारों से कर्ज लेने के लिए बाध्य थे, तो वहीं जार के अधिकारी मालामाल हो रहे थे। इस तरह कृषक करों एवं कर्जों के बोझ से दबे रहते थे तथा अब उन्हें उस कर्ज को चुकाने के लिए भूमि का जो छोटा सा भूभाग था उसे भी महाजनों साहूकारों के पास गिरवी रखना पड़ता था, जिससे अब वह मात्र एक खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। तो देखिए स्टूडेंट, कितनी बड़ी बात है इसमें। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, रूसी जो कृषक थे उनके पास भूमि का छोटा छोटा टुकड़ा था, ज़्यादा भूमि नहीं था उन लोगों के पास, लेकिन इन छोटे सी भूमि पर भी, ठीक है, छोटे से भूभाग पर भी वो लोग पूंजी के अभाव में, पैसा था नहीं तो वो लोग न खाद ला सकते थे, न अच्छे बीज ला सकते थे, न अच्छा सिंचाई कर पाते थे, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखिए ना, वो लोग इन सारे चीज़ों को, मूलभूत आवश्यकता है फसल के लिए, वही सिंचाई है, ठीक ना, खाद बीज है, ये कृषि के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन ये सारे चीज़ उन लोगों के पास पूंजी नहीं थी, तो ये सब व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इसलिए जो कृषि व्यवस्था थी रूसी उस समय, ठीक है, जार के समय में जो कृषि व्यवस्था थी एकदम चरमरा गई थी, है ना स्टूडेंट्स। कृषकों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि लोग, ठीक है, अपने परिवार को पोषने के लिए साल भर के लिए अनाज भी नहीं उगा पाते थे। अब बताइए स्टूडेंट्स, साल भर वो अनाज उन लोगों के लिए जब उपलब्ध नहीं होता, ठीक ना, तो भूखे तो नहीं मर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ठीक ना, किसान जो थे अब महाजनों और साहूकार जो थे उस वक्त, ठीक है, उनसे कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया था। मजबूरी थी उन लोगों की, क्योंकि देखिए जो राज्य था, ठीक है, वो कोई मतलब कृषि करने के लिए कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं कराता था। जबकि देखिए मतलब अभी का भी देखा जाए, ठीक है, अभी की सरकार जो है खाद पानी ये सब मतलब कुछ सहायता दे रही है, ठीक है, अनुदान दे रही है। उसमें कोई भी कृषि चीज़ अगर खरीदा जाता है तो उसमें सरकार की ओर से अनुदान मिलती है। तो ये सब सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही है, मतलब कृषि को सुदृढ़ करने के लिए अभी के समय में। लेकिन उस समय रूस में, ठीक है, ये सारे सुविधाएं नहीं दी जाती थी, बल्कि, ठीक है, किसानों पर, ठीक है, अपने जेब भरने के लिए कई प्रकार के कर थोप दिए जाते थे। मैंने बताया था राजा रानी बहुत विलासिता के जीवन व्यतीत करते थे। अब ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को भरने के लिए राजकोष तो खाली हो गया था, तो कैसे भरेगा, तो वहीं बहुत सारे कर, ठीक ना, किसानों पर, कामगारों पर थोप दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जहाँ कृषक थे, कृषक परिवार जो थे, ठीक ना, महाजनों के कर्ज लेने के लिए मजबूर थे, ठीक है, और वहीं जो अधिकारी लोग थे, ठीक है, उन लोगों का पैसा वसूल कर करके, ठीक है, अपने जेब भरते चले गए थे, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से कृषकों की स्थिति जाहिर सी बात है, ठीक है, बहुत दयनीय हो गई थी, लाचार हो गए थे वो लोग, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो लोग साहूकारों के पास जाते थे, अपने ज़मीन जो था गिरवी रखते थे, ठीक है। अब मान लीजिए गिरवी ज़मीन रख दिया, वो पैसा तो वो लोग लाए, वो पैसा तो खर्च हो गया खाने पीने में। अब जब खर्च हो गया तो खेती पर कहाँ लगाएगा वो लोग, फिर से वहीं परंपरागत खेती होती थी, फसल नहीं होता था। वो लोग जो कर्ज था, ठीक है, जो ब्याज था, उसको वो लोग वापस नहीं दे पाते थे। और जब वापस नहीं दे पाए तो क्या करेगा सब, ठीक है, साहूकार लोग ज़बरदस्ती उन लोगों का ज़मीन छीन लेता था, देना पड़ता था, मजबूरी थी उन लोगों की।
तो इस तरीके से ज़मीन अब किसके हाथ में चला गया, महाजनों और साहूकारों के पास उनकी ज़मीन चली गई। अब उनकी ज़मीन जब चली गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसी तरीके तो गुजर बसर करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अपने ही ज़मीन को, ठीक ना, अपने ही ज़मीन को साहूकारों को देकर, महाजनों को देकर, उसी में अब लोग ये एक मतलब मज़दूर बन गए, जिसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसे खेतीहर मजदूर कहा जाता है। अपने ही ज़मीन पर काम करना, मजदूरी करना, ठीक ना, खेतीहर मजदूर बनकर रह गए थे। इसलिए ये जो किसान थे वो चाहते थे किसी तरीके से इनका तख्ता पलटे और हम लोगों की ज़मीन हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रूसीकरण की नीति। अब देखिए सबसे बड़ी बात है यही, ठीक ना, रूसीकरण की नीति। देखिए जार ने क्या किया था, है ना स्टूडेंट्स। मैं फिर से इस पॉइंट को भी पढ़ देता हूँ। देखिए रूस में कई राष्ट्रों की जातियाँ निवास करती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्लाव जाति की संख्या थी। भिन्न भिन्न राष्ट्र एवं जाति होने के कारण इनका रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा भिन्न भिन्न था, परंतु एक जार, एक चर्च और एक रूस नीति के अनुसार रूसी जार ने लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे अल्पसंख्यक व्यग्र हो गए एवं पोलो के नेतृत्व में सन 1863 ईस्वी में रूसीकरण की इस नीति के विरुद्ध विद्रोह भी किया गया, परंतु इसे बेरहमी से कुचल दिया गया, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब समझाते हैं इस पॉइंट को। देखिए रूसीकरण की नीति, जो रूस में चार निकोलस द्वितीय का, ठीक है, जो शासन व्यवस्था था वो तो निरंकुश था ही। उसने देखिए उसने क्या किया कि वहाँ की जो जनजातियाँ थी, मतलब कई राष्ट्रों के जनजाति वहाँ पर आकर रहते थे, निवास करते थे, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, उनका जो रहन सहन होगा, वेशभूषा होगा, ठीक है, अलग अलग कल्चर होने के कारण उनकी जो भाषाएं होगी, रीति रिवाज, वो अलग अलग होंगे ना। तो अब बताइए, अब ज़बरदस्ती हम कहें नहीं, आप लोग हमारे देश के रीति रिवाज को अपनाइए, यहाँ के जो कल्चर है उसको अपनाइए, है ना। तो इस तरीके से देखिए ये जो जारशाही थी, ठीक है, वो लोगों को नहीं भा रही थी। देखिए जो जार था उसने एक नीति अपना रखी थी, है ना। एक जार, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, एक जार, एक चर्च और एक रूस, ठीक है, ये नारा था, ये नीति थी रूस की। इसी के अनुसार उसने क्या किया था, जो रूस की जो संस्कृति थी, शिक्षा थी, जो भाषा था, ठीक है, वो उन लोगों पर थोपना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, यदि आप लोग इस भाषा को नहीं सीखते हैं, ये यहाँ की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, मतलब दूसरे देश के अगर निवास करते हैं किसी देश में तो अल्पसंख्यक में आते हैं स्टूडेंट्स। तो अल्पसंख्यक जो थे, ठीक है, वो उनकी नीतियों से व्यग्र हो गए थे, क्षुब्ध हो गए। ये हम लोगों के रीति रिवाजों को, ठीक है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो जार है हमारे संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इसलिए उनका एक नेता था, पोलो नाम था उनका, ठीक है। उन्होंने सन 1863 ईस्वी में, ठीक है, विद्रोह भी हुआ, ठीक है, विद्रोह किया गया कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, आपके जो रूसी भाषा है, जो संस्कृति है, उसको हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम लोग अपने रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा, ठीक है, अपना रहन सहन अपने ही रहेगा, अपने ही कल्चर रहेगी। लेकिन ये बात, ठीक है, जार को अच्छी नहीं लगी। उसने विद्रोह को बहुत बेरहमी से, ठीक है, कुचलवा दिया था। सैनिकों को, हजारों लोगों के भीड़ को, ठीक ना, उन्होंने एकदम दमनात्मक कार्रवाई करते हुए वो जो विद्रोह था जेल में बंद कर दिया था, ठीक है, भूखे प्यासे रहना पड़ा था लोगों को, ठीक है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था रूसी जो भी अल्पसंख्यक थे। तो इस तरीके से जो जारशाही थी उसने अपने, ठीक ना, नीति के कारण, ठीक ना, एक जार, एक चर्च और एक रूस के नीति के, ठीक है, अनुसार उसने क्या किया था, अपनी संस्कृति को थोपने का काम किया था, जो कि अल्पसंख्यकों को एक कतई मंजूर नहीं थी। इसलिए उनके अंदर भी जार के प्रति, ठीक ना, आक्रोश की भावना मन ही मन में, ठीक ना, फूट रही थी कि कब उसको हवा मिले कि हम लोग इसके आग में उसको झुलस दे, ठीक है।
जो जारशाही है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब देखिए स्टूडेंट्स, चौथा हम लोगों का जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, जो रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसका तत्कालीन कारण क्या था, हम लोग इसको जान लेते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए ये तत्कालीन कारण है ना, इसमें मैंने देखिए क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की आप लोग देख सकते हैं काल कब से कब तक था। यदि याद नहीं हो तो आप लोग पॉइंट जो कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1914 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1918 ईस्वी में प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था, जिसका एकमात्र उद्देश्य रूसी जनता का आंतरिक मामलों को भुलाकर बाहरी मामलों में उलझ जाए, परंतु रूसी सैनिकों के हर एक मोर्चे पर जबरदस्त हार ने जार के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिससे जनता को अब उसकी करतूत का पता चल चुका था। इधर जार की अनुपस्थिति में जार की पत्नी जरीना और एक पथभ्रष्ट पादरी राष्ट्रपुतिन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। इस तरह अब रूसी जनता जारशाही को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। तो ये तत्कालीन कारण था स्टूडेंट्स। देखिए मैं बता देता हूँ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो देखिए बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे ना, जिसके पोलो के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था 1863 ईस्वी में, ठीक है, और भी सारे बहुत आंतरिक मतलब दबाव था राजा के ऊपर। तो इसने एक चाल चली, वो चाल क्या थी, ठीक ना, कि यदि आंतरिक जो ध्यान यदि बटा दिया जाए, ठीक ना, तो हो सकता है जो ये आंदोलन है, ये क्रांति जो है ये थम जाए। तो इसने क्या किया था, ठीक है, मित्र राष्ट्र की ओर से, ठीक ना, मित्र राष्ट्रों की ओर से इसने क्या किया था, युद्ध में शामिल हो गया रूस। ठीक है, इसकी मंसूबा थी कि हम लोग, ठीक ना, युद्ध लड़ेंगे और सबका ध्यान, जो जनता का ध्यान था, वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसका हो गया उल्टा। जार जो सोचा था वो हुआ नहीं। रूसी जो सैनिक थे उन लोगों को मतलब न खाना मिल रहा था, न बढ़िया से हथियार मिल रहे थे, ठीक है, तो किस तरीके से वो लोग युद्ध लड़ते। भूखे प्यासे सैनिक तो लड़ नहीं सकते थे। लेकिन क्योंकि देखिए पैसे युद्ध में जो भी मतलब बर्बादी होती है स्टूडेंट्स, बहुत सारा मतलब धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो जार था वो तो पहले ही वो सब बर्बाद कर चुका था, राजकोष में एक भी पैसा नहीं था, तो कहाँ से वो लोग देते, ठीक ना, वो लोग सैनिकों को अच्छे हथियार कहाँ से उपलब्ध करा पाता। तो इसलिए अब भूखे प्यासे सैनिक जो थे, ठीक ना, खाना तक अच्छा से नहीं मिलता था उन लोगों को, तो कैसे वो लोग लड़ता। तो इसलिए उन लोगों को हर मोर्चे पर, ठीक ना, जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर, ठीक है, हार का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, ज़बरदस्त हार होती थी। इस तरीके से जब हारी थकी, ठीक ना, बची खुची सेना जब रूस वापस आई तो लोगों को, ठीक ना, ये पता चल गया कि अरे ये क्या हो गया। मैंने पिछला कंटेंट्स में भी ये बात बताई थी स्टूडेंट्स कि रूस समझ रहा था कि हम लोग बहुत शक्तिशाली है, ये उनका भ्रम टूट गया और लोगों को यह पता चल गया कि रूस ने चाल चली थी हम लोगों के साथ, हमारा ध्यान बटाने के लिए ये चाल चली गई थी। तो इस तरीके से लोगों की जो जार की करतूत थी वो पता चल गई। लेकिन इसके बीच भी देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो इसकी पत्नी जरीना थी, है ना, जो जार की पत्नी जरीना थी, ठीक है, वो एक पथभ्रष्ट पादरी, राष्ट्रपुतिन नाम था उसका, ठीक है, पादरी था, ठीक है, चर्च में रहता था और चर्च में तो पादरियों सबका बोलबाला था उस वक्त। तो ये इसके प्रभाव में राष्ट्रपुतिन, ठीक ना, इसके प्रभाव में जरीना थी, ठीक है, जो ये कहता था ये क्या करती थी जरीना, ठीक ना, जरीना ये कुछ भी इसकी मंसूबा होता था राष्ट्रपुतिन का, तो ये जरीना के जरिए, ठीक ना, जो जार था, ठीक है, उससे ये अपना बात मनवा लेता था ये राष्ट्रपुतिन के प्रभाव में ये जरीना थी। इसलिए, ठीक है, जरीना और राष्ट्रपुतिन, ठीक ना, जब ये जार युद्ध में लड़ रहा था तो उस वक्त राजमहल में था नहीं कोई अंकुश लगाने वाला इनके विचारों को, ठीक है। तो ये जो जरीना थी और राष्ट्रपुतिन था, ठीक ना, ये क्या किया, ठीक है, जितने भी राजकोष थे, ठीक ना, उसको बेफिजुल में, ठीक ना, खर्च करने स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इस कारण से, ठीक ना, जब षड्यंत्रों का पता चला तो राजतंत्र जो प्रतिष्ठा थे
वो एकदम चरमरा गई, वो गिर गई, ठीक है, शर्मसार हो गई वो। तो इस तरीके से जरीना तो गई, ठीक है, रास्पुटिन को भी देश का निकाला दे दिया गया जब क्रांति हुई, ठीक है, और उसके बाद जार तो अपनी गद्दी को छोड़ा ही, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, रूसी जनता ने क्या की, ठीक है, बहुत बड़ी क्रांति की। और उसका कारण था, ठीक ना, कि ये सारी जो घटनाएं घट रही थी रूस में, उसका एकमात्र ही कारण था कि ये जो जारशाही थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकना उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया था। इस तरीके से, ठीक ना, रूस की जो क्रांति थी वो आरंभ हो गई थी धीरे धीरे। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इसमें रूसी क्रांति में और भी मतलब बहुत सारे कारण है, जैसे आर्थिक कारण हो गया, ठीक है, औद्योगिक कारण हो गया, ठीक है, वो मतलब उसको मैंने, ये लंबा हो जाता स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पर पॉइंटेड नहीं किया, लेकिन ये भी कारण था। और रूसी, देखिए, रूसी क्रांति के कारण में बुद्धिजीवी जो थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे, हेगेल थे, ठीक ना, इन लोगों का भी विचार जो था उच्च था। उन्हीं के आधार पर, ठीक है, उन्हीं के लेखों द्वारा, उन्हीं के विचारों द्वारा जनता ये बात समझ सकी, ठीक ना, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को, ठीक है, ये कंटेंट्स अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी, ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। पिछले भी कंटेंट्स में आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आए थे, ठीक है। हमको पता नहीं चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ। आप लोग जितने भी ये मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं रूसी क्रांति का, ठीक ना, कारण जो था, आप लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट टाइप में लिखने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, ज़्यादा विस्तार से मैंने लिखने की कोशिश नहीं की है। तो यदि आप लोगों को कम बेसी लग रहा हो, ठीक है, तो आप लोग बुक से देखकर उसमें ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल घंटी जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लेते हैं आपसे विदा, और वादा के साथ कि अगले कंटेंट में आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और कोरोना से बच कर रहिए, सबसे बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले कंटेंट्स में।